नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं इस वक्त शिमला में मौजूद हूं। शिमला में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ईवीएम में 412 प्रत्याशियों की किस्मत को कैद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिवाज कायम रहेगा या राज बदल जाएगा। तो तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत लगा दी और ताकत लगाने के बाद दावे भी कर दिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम कुछ और कर देंगे। तो तमाम दावों के बीच में जनता जनार्दन ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है और 8 दिसंबर को पता चलेगा कि किसने बाजी मारी है। क्या रिवाज बदल गया, यानी 37 सालों से जो परंपरा चली आ रही है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार कांग्रेस, क्या वो परंपरा टूट चुका है। तो ये 8 दिसंबर को पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगा। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज बदलेगा, रिवाज नहीं बदलेगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी। हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं, शिमला विधानसभा क्षेत्र है और तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता, देखिए झंडा बैनर से पटा ये पूरा इलाका है। कांग्रेस का भी झंडा है, सीपीएम का भी झंडा है, भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पर झंडा है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर हम बात करें तो मौजूदा वक्त में जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और प्रचार की जो कमान थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धुआंधार पूरे प्रदेश में प्रचार करते रहे। बड़ा सा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। विपक्षी दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं तो चेहरा बड़ा उनका क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन उनका कहना था कि ये तो हमारा दूसरा घर है और जब दूसरा घर है तो चेहरा तो मेरा ही बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बारे में अगर बात करें तो राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हमने तमाम कांग्रेस के नेताओं से इस मामले पर बातचीत की और पूछा कि राहुल गांधी सियासी दल में तो है ना, राहुल गांधी नेता है ना, तो जब जहां पर चुनाव हो रहा है तो आखिर प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि राहुल गांधी नफरत खत्म करना चाहते हैं, भारत जोड़ना चाहते हैं, लिहाजा वो पदयात्रा कर रहे हैं। 150 दिनों की उनकी पदयात्रा है, 3570 किलोमीटर की यात्रा उनकी होनी है। लेकिन उस यात्रा का क्या यहाँ पे बेनिफिट हुआ, क्या फायदा हुआ। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी का प्रचार हिमाचल प्रदेश के भीतर भी चल रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी के बारे में बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने धुआंधार पूरे प्रदेश में प्रचार किया, 4 बड़ी जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, लोगों से उन्होंने मुलाकातें की। लेकिन उस मुलाकातों का क्या फायदा होगा, ये दूर की गोटी है, 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। इसके अलावा भूपेश बघेल के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर हर चुनाव प्रचार में खासतौर पर कांग्रेस जाती है और कहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम छत्तीसगढ़ मॉडल को लॉन्च करेंगे, छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू करेंगे। भूपेश बघेल चुनाव यहाँ के प्रभारी रहे हैं, उन्होंने भी धुआंधार प्रचार प्रसार किया है, अपनी पूरी टीम लगा दी भूपेश बघेल ने। चाहे हम नुक्कड़ सभाओं के बारे में बात करें, ब्लॉक लेवल पे बात करें, वहाँ पर बाकायदा सर्वे किया गया। सर्वे के बाद नेताओं का चयन किया गया कि कौन प्रचार करेगा, कौन नहीं करेगा। साधन संसाधन पूरा भूपेश बघेल ने इस चुनाव में झोंक दिया है। इससे पहले भूपेश बघेल के पास कमान आसाम की थी, वहाँ पर वो बाजी नहीं मार पाए। लेकिन सवाल अब प्रियंका गांधी पे उठने लगा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश में भी धुआंधार उन्होंने प्रचार किया था, 7% से मत 2% के आसपास आ गया। तो क्या एक बार फिर से जादू प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश के भीतर चल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्रियंका गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज है उससे बहुत आशान्वित वो दिखाई दे रही हैं, कॉन्फिडेंस पे दिखाई दे रही हैं। इसलिए दिखाई दे रही है कि उनको लगता है कि ओपीएस का मुद्दा चल जाएगा। ओपीएस का मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी जो एम्प्लॉय हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता है, अगर इनकी कांग्रेस की सरकार आती है तो पहली कैबिनेट में ये इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है कांग्रेस, ये दूर का सवाल है। लेकिन मतदान को लेकर हम इतना कह सकते हैं कि बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने लोकतंत्र को मजबूत किया है, हिमाचल के लोकतंत्र को मजबूत किया है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम तमाम राज्यों में घूमते हैं, लेकिन जब हम हिमाचल प्रदेश के भीतर घूम रहे थे तो मतदाता मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे। अमूमन ऐसी बात होती नहीं है। अमूमन आप कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में जाइए तो मैनिफेस्टो की बात कम होती है। यहाँ के जो मतदाता थे वो लगातार ये कह रहे थे कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है, इस बार के चुनाव में क्या मतदाता परिवर्तन चाहता है,
क्योंकि यहाँ का रिवाज 37 सालों का यही रहा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। तो ऐसे में देखिए, हम जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे सारे एजेंट्स बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है एजेंट्स यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। जो भी मतदाता आ रहा है तो इनसे बातचीत करा। सीपीएम के देखिए यहाँ पर एजेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी एजेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। जो शिमला के भीतर ये खासतौर पर हम कह सकते हैं कि भले ही ये भिन्न भिन्न सियासी दल हो, लेकिन भारत की एकता अखंडता के बारे में ये सभी लोग सोचते हैं। सबको ये पता है कि डेवलपमेंट ही एक बड़ा मुद्दा है। भिन्न भिन्न पार्टियों, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के होने के बावजूद ये सारे के सारे डेवलपमेंट के मुद्दे पर एक दिखाई देते हैं। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के भीतर चलेगा, या प्रियंका गांधी एक बार फिर से अपने आप को साबित करने में जो लगी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई, यहाँ पे अपने आप को साबित कर पाएंगी? क्योंकि ये भी एक सवाल उठ रहा था कि अगर वीरभद्र जी जिंदा होते तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको याद होगा कि अकेले जब पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 50 से ज़्यादा बड़ी बड़ी सभाएं उन्होंने की थी, और आज के दौर में अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी जैसे नेता सिर्फ 4 ही जनसभा उन्होंने किया। तो वो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि फ्रंट फुट पे भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रचार की कमान संभाली। भारतीय जनता पार्टी ने धुआंधार प्रचार किया। कांग्रेस का प्रचार प्रसार उस रूप में इस बार के चुनाव में नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बूथ लेवल पे काम इस बार किया है। लेकिन बूथ लेवल पे काम करने के बाद क्या मतदाता उनकी ओर आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे? मैनिफेस्टो की लड़ाई बड़ी दिलचस्प रही है। भारतीय जनता पार्टी कॉमन सिविल कोड लेकर आ गई। मैंने उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव कवर किया था, वहां पर कॉमन सिविल कोड शुरुआती दौर में नहीं चला, लेकिन अचानक जो मौन मतदाता था उसको ये बात समझ में आई कहीं ना कहीं, और कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली उत्तराखंड के भीतर। तो क्या इस पहाड़ी राज्य पर हिमाचल प्रदेश में भी क्या कॉमन सिविल कोड चलेगा? ओपीएस भी कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा 300 यूनिट फ्री बिजली का भी मुद्दा है। इसके अलावा 1500 महिलाओं के खातों में देने का मुद्दा है। और एक बड़ी बात, जो गोबर खरीदी की बात चल रही थी कि छत्तीसगढ़ मॉडल, क्योंकि मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में जब हम चुनाव कवर कर रहे थे वहाँ गोबर खरीदी का मुद्दा एक बड़ा था। भूपेश बघेल ने गोबर खरीदी जो स्कीम लागू की और सफलतापूर्वक उसको लागू भी किया। तो वही स्कीम यहाँ पर भी लागू करने की बात चल रही। तो तमाम बातें जो 10 वचन खासतौर पर कांग्रेस के हैं, संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, दोनों को अगर मिला के देखें तो कहीं ना कहीं एक दिखाई देती है। लेकिन हाँ, उसमें एक बड़ा डिफरेंस कॉमन सिविल कोड और ओपीएस का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे थे कि हिमाचल का मिजाज आखिर क्या है और पहाड़ का राजा आने वाले वक्त में कौन बनने जा रहा। ये फैसला तो 8 तारीख को होगा, 8 दिसंबर को होगा। लेकिन उससे पहले मतदाताओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र को मजबूत किया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 शिमला।